न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में एक लेक्चर रखा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस जाने थे, राइट। न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और चौथा था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब उन फोर्सेस के बारे में जो हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी पढ़े थे, जैसे कि टेंशन, जैसे कि आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट mg एक्ट करता है। तो ये सारे फोर्सेस का एप्लीकेशन अब हम आगे इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सीरीज में देखेंगे। इसमें कई सारे लेक्चर्स हैं। तो आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम बेसिकली तीनों लॉ डिस्कस करेंगे कि वो न्यूटन्स के तीनों लॉ क्या हैं और क्या है एप्लीकेशन उनका, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है, लेट मी टेक अ रेड मार्कर, हाँ, अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट continues to be in a state of rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। and a body in state of uniform motion continues to be in a state of uniform motion unless acted by an unbalanced external force। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको हम दो केस से समझते हैं, बहुत ही इजी ये समझ में आ जाएगा इससे। पहला केस लेते हैं ऊपर वाला, जबकि बॉडी रेस्ट में है। तो ये m मास की बॉडी रेस्ट के स्टेट में है, तो या तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, जैसा कि इस लेफ्ट वाले फिगर में हम देख रहे हैं, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। या ऐसा हो सकता है कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट तो हो रहे हैं पर उनका सम जीरो हो जा रहा है, वेक्टर सम। देखो इधर से भी F लग रहा है और इधर से भी F लग रहा है, तो इसका F नेट जो हो जाएगा इस केस में, दैट इज जीरो, ठीक है। तो बोला है न्यूटन लॉ ने कि जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब तक उस बॉडी का स्टेट सेम ही रहेगा। तो जैसे इस केस में F नेट जीरो है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। सिमिलरली इस केस में भी F नेट जीरो है, हालांकि दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं पर उनका समेशन इज जीरो। तो इस केस में भी बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मैंने इस दोनों केसेस में सारे सरफेसेस स्मूथ माने हुए हैं, पहले ही डिक्लेरेशन है, कोई फ्रिक्शन वगैरह एक्ट नहीं कर रहा है। तो इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा, तो बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का केस ये बन जाएगा। तो ए बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट कॉन्टिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि इस वाले से है, एंड अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कॉन्टिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला भी केस अब देख लेते हैं। इस केस में हमने देखा कि बॉडी रेस्ट में थी, तो दोनों ही केस में रेस्ट में रहेगी, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तब भी, और जब उस पर फोर्सेस लग तो रहे हैं मगर उनका वेक्टर सम जीरो है, तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। दूसरा केस है कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, जैसा कि इस केस में हम लोग देखते हैं। अगेन स्मूथ सरफेसेस हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। सपोज करिए बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। अब लेफ्ट वाले केस में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं, तो F नेट आपका जीरो है। राइट वाले केस में भी बॉडी मास m की v वेलोसिटी से आगे चल रही है, स्मूथ सरफेस है। इस केस में दो अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दोनों का पर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो, ठीक है। तो जब वेक्टर सम जीरो होगा तो इस केस में भी आप लिख सकते हैं कि F नेट की वैल्यू जीरो है। तो इस केस में भी जैसा कि ऊपर में कहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है, तो अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो उसी स्टेट में रहेगी। तो ये बॉडी इसी v वेलोसिटी से चलती रहेगी, इस केस में भी ये बॉडी इसी v वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में F नेट जीरो हो जा रहा है। ओके, तो बेसिक इस लॉ का जो मेन टर्म्स है वो है कि या तो नो एक्सटर्नल फोर्स हो, और या एक्सटर्नल फोर्स हो तो बैलेंस्ड हो, मतलब कि F नेट जीरो हो जाए, ठीक है। तो दिस लॉ होल्ड्स फॉर बैलेंस्ड या नो एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा, यही इस लॉ का मेन क्रक्स है कि जब तक कि F नेट जीरो है बॉडी पे, F एक्सटर्नल नेट, तब तक उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट के स्टेट में है इट विल कंटिन्यू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है तो यूनिफॉर्म मोशन के ही स्टेट में रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ का बेसिक है। तो अगर इसको मैं सम करना चाहूँ
समरी टाइप से, तो किसी बॉडी या पार्टिकल के लिए अगर एफ नेट एक्सटर्नल 0 आ रहा है आपका, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है और स्टेट आपकी यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने के लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए आपको, नेट फोर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा हूं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, राइट। कांस्टेंट स्पीड नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिना फोर्स के कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो इट विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। इसका रिवर्स भी ट्रू है, आप रिवर्स इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो वो भी ट्रू हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी या पार्टिकल का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इफ द स्टेट ऑफ बॉडी या पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, इट मीन्स v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो 0 हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ नेट भी 0 हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द बॉडी पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर स्टेट चेंज नहीं होगा बॉडी का तो या तो रेस्ट में होगी या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। दोनों ही केस में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। व्हेन वी से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब एफ नेट एक्सटर्नल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे, या तो एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं और या तो बैलेंस्ड होगा, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं आप। ठीक है, इस केस में बॉडी रेस्ट पे है, इस पे F1 F2 एक्ट कर रहे हैं, तो अगर बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एफ नेट एक्सटर्नल को 0 करना पड़ेगा और उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम F1 और F2 इक्वल होंगे, तभी तो ये इनका वेक्टर सम 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई मास m है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, अब उस पर दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स F2, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स F1। अब आपको गिवन है कि ये यूनिफॉर्म मोशन आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, तो रिवर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कि क्योंकि ये इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब इस पे एफ नेट एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 0। तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू F2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे तो आपको लिखना पड़ेगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और यहाँ भी ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तभी इनका नेट सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिवर्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको फोर्सेज F1 F2 दिए हैं और दिया है कि बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो आप उस रिवर्स इंटरप्रेट करके फर्स्ट लॉ को कंक्लूड कर रहे हैं कि एफ नेट आपका 0 हो जाएगा। एफ नेट 0 करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए F1 इज इक्वल टू F2, दोनों ही केस में। ठीक है, अब इसका एक सेकेंड इंटरप्रिटेशन भी होता है, एंड दैट इज, देखिए इसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर इफ इट मीन्स इफ अलोंग एनी डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको बहुत ध्यान से समझिए, किसी भी डायरेक्शन में इफ अलोंग एनी डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल नेट, ठीक है, देन अलोंग दैट डायरेक्शन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन सेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझिए, इसको फिगर से समझते हैं। सपोज करिए मास m है, इस पे इधर F1 एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ F2
और नीचे की तरफ भी F2 एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं x डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को हमने मान लिया y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में F नेट कितना होगा, F नेट एक्सटर्नल की वैल्यू F1 हो जाएगी, ठीक है। तो जब नेट फोर्स आपका नॉन जीरो है तो इस स्टेट में, इस डायरेक्शन में अलोंग x इस बॉडी की स्टेट चेंज होगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं स्टेट ऑफ बॉडी विल नॉट रिमेन सेम अलोंग x डायरेक्शन। तो अगर तो बॉडी रेस्ट के पोजीशन पे थी तो बॉडी चलना शुरू कर देगी x के डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x के डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका y डायरेक्शन का F नेट एक्सटर्नल लिखें, वो कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ F2 लग रहा है और नीचे की तरफ भी F2 लग रहा है, तो F नेट कितना हो जाएगा F2 माइनस F2, और ये कितना हो जाएगा 0। क्योंकि y डायरेक्शन में F नेट 0 हो गया तो आप कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो है स्टेट ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम, ठीक है। तो आप कहेंगे स्टेट ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम इन y डायरेक्शन। ये बहुत डायरेक्शनल एप्लीकेबिलिटी है इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, इसको बोला जाता है डायरेक्शनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट लॉ। मतलब जिस डायरेक्शन में भी आपको F नेट 0 मिल रहा है उस डायरेक्शन में उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर उस डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो आगे भी वो 0 ही रहेगी, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी तो आगे के भी उसकी इनिशियल उसकी सेम वेलोसिटी v ही रहेगी, ना तो वो बढ़ेगी ना वो घटेगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ पूरा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड लॉ आता है अब। तो सेकेंड लॉ बेसिकली क्या कहता है न्यूटन का, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगेन यहाँ पे एक टर्म आ रहा है नेट एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब नेट फोर्स 0 हो रहा था तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स है, और वो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या चीज़ चेंज करता है, लीनियर मोमेंटम बॉडी का, ठीक है। व्हेन आई से मोमेंटम इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो P से डिनोट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम को। तो हम लोग कहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे, dp बाई dt। P लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो F एक्सटर्नल नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। यही है आपका सेकेंड लॉ, इसका बेसिक इक्वेशन यही है सेकेंड लॉ की, ठीक है। तो P जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये अगर इसमें हम डालें तो F एक्सटर्नल नेट आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ m टाइम्स v, ठीक। अब इसको आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक बार मास को कांस्टेंट मान के v को करिए, एक बार v को कांस्टेंट मान के मास को करिए। तो F एक्सटर्नल नेट आपका आ जाएगा dm बाई डी टी टाइम्स v प्लस m टाइम्स dv बाई डी टी। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड लॉ की, ठीक है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि F एक्सटर्नल नेट 0 नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई दिस लॉ इज फॉर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जहां पर F नेट आपका 0 नहीं है। फर्स्ट लॉ में क्या था, फॉर बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स आपका F नेट 0 हो जा रहा था। तो इस लॉ के लिए F नेट 0 नहीं है, ठीक है।
तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या बन गया, डी एम बाई डी टी टाइम्स वी प्लस एम टाइम्स डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे और मोस्टली यही लिखा रहता है हर जगह कि कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए, ठीक है, मास जब चेंज नहीं हो रहा है, तो m को कांस्टेंट मानने का मतलब है कि dm बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ऊपर वाले इक्वेशन में यही चीज लिख दीजिए, एफ एक्सटर्नल नेट आपका कितना था, m टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस v टाइम्स डी एम बाई डी टी। तो m डी एम बाई डी टी को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, m टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस v टाइम्स ज़ीरो। किसी वेक्टर को ज़ीरो से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो वो भी ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, m टाइम्स डी वी बाई डी टी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कब, जब मास सिस्टम का कांस्टेंट होगा, जो कि मोस्टली हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल को एम डी वी बाई डी टी और डी वी बाई डी टी को अगर ए पुट करें तो एफ इज इक्वल टू एम ए। जो ये इक्वेशन आप सुने होंगे ये तब आती है कांस्टेंट मास के लिए। अगर तो मास कांस्टेंट नहीं है सिस्टम का तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एम बाई डी टी और डी वी बाई डी टी, दो टर्म। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आ गया। तो ए का अगर फॉर्मूला आप निकालें तो एफ बाई एम आ जाता है। इस इक्वेशन में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में हो सकती है पर एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एफ। फोर्स का डायरेक्शन ही ए का डायरेक्शन होगा। ओके, यहाँ पर ये एफ एक्सटर्नल नेट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल नेट। ठीक है, अच्छा अब एक केस लिया हमने कि मासलेस सिस्टम का केस लेते हैं। सपोज करिए किसी सिस्टम का मास जीरो है, जैसा कि हम लोग अपने केस में देखेंगे कब, हम लोग जब न्यूटन्स लॉ आगे पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, तो हम लोग मासलेस स्ट्रिंग एनकाउंटर करेंगे, मासलेस पुली इनकाउंटर करेंगे। तो जब मास इक्वल टू ज़ीरो होगा तो F इज इक्वल टू एम ए जब आप अप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो इंटू ए। इसका मतलब F ज़ीरो आ जा रहा है, F एक्सटर्नल नेट इज ज़ीरो। इसका मतलब कि कोई अगर मासलेस बॉडी या सिस्टम है तो उस पर F एक्सटर्नल हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, हमेशा ज़ीरो होगा उसका नेट। ठीक है, तो ये एक रूल याद रखिए कि नेट फोर्स ऑन अ मासलेस सिस्टम इज ऑलवेज ज़ीरो। कैसे, इस फॉर्मूले से, यहाँ पे मास की वैल्यू हमने ज़ीरो डाल दी। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुली या कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दिया तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस पर एफ एक्सटर्नल नेट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, मासलेस के केस में एक्सेलरेशन उसका हो सकता है लेकिन फोर्स उस पर ज़ीरो होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू ले लीजिए, फोर्स फिर भी ज़ीरो आएगा क्योंकि उसका मास ही ज़ीरो है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, बट क्योंकि हमारे जो सिलेबस में मोस्टली आएंगी चीज़ें वो ऐसे ही आएंगी कि मासलेस पुली दिया होगा या मासलेस स्ट्रिंग होगा तो पुली चल रही होगी, पुली का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 जो भी है, लेकिन क्योंकि उसका मास ज़ीरो है तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम विथ स्ट्रिंग ऑल्सो। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो, नहीं, मासलेस सिस्टम के लिए
फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, इंस्पाइट की एक्सेलरेशन की कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब आता है थर्ड लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दो टर्म है यहाँ पर, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये तीसरा टर्म आता है इसमें कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई एक्शन है, एक्शन मतलब यहाँ फोर्स है समझिए, तो उसका एक ऑपोजिट फोर्स भी होगा और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो रहे होंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ से हमें कई सारी बातें पता चलती हैं। पहला कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड उस एक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे, समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि इफ अ बॉडी ए exerts a force F on a body B, कोई बॉडी A है, ठीक है, सपोज करिए बॉडी A है और ये बॉडी B है। ठीक है, A ने B पे फोर्स अगर F लगाया तो B भी A पे फोर्स F लगाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन बॉडी B विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन बॉडी A इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, A ने B पे फोर्स लगाया F और B ने उसके ऑपोजिट रिएक्शन दे दिया A पे F का। तो अगर एक को एक्शन बोलते हैं तो दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं। किसी एक को भी आप एक्शन बोल सकते हैं। अगर इसको एक्शन बोलेंगे तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, अगर इसको एक्शन बोलेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस से देखते हैं, सपोज करिए ये मैन है, ये वॉल पे धक्का लगा रहा है। ठीक है, फोर्स F एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा कि वॉल भी इस मैन पे फोर्स लगाएगी F। ठीक है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F मैन वॉल, मतलब मैन जो वॉल पे फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, F जो वॉल मैन पे लगा रही है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझिए इसको कि मैन जो वॉल पे लगा रहा है और वॉल जो मैन पे लगा रहा है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या उसको इक्वल लिख सकते हैं, राइट। अभी हमने मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है और जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का डायरेक्शन इधर। अच्छा, और क्या थर्ड लॉ में बोला था कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैन जो फोर्स लगा रहा है वो वॉल पे लगा रहा है और वॉल जो फोर्स लगा रही है वो मैन पे लगा रही है, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज हो गई। ठीक है, तो ये है थर्ड लॉ। अब इसमें कहा गया है कि अबव पेयर ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। इन्हीं जो पेयर बन रहा है कि एक उस पे F लगा रहा है तो दूसरा भी उस पे F लगा रहा है, इन्हीं को एक्शन रिएक्शन बोला जाता है। कोई फिक्स नहीं है किसको एक्शन, किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं आप और दूसरा ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑपोजिट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। एक बॉडी दूसरे पे अगर F लगा रही है तो दूसरी बॉडी उस पर रिएक्शन लगाएगी F के बराबर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि मैन वॉल पे अगर F लगा रहा है और वॉल भी इक्वल एंड ऑपोजिट F लगाएगी मैन पे, तो अगर मैं मैन को सेपरेट कर लूँ, मैन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ अगर, अभी हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम की चर्चा नहीं की है बट बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि उसमें हर इंडिविजुअल फोर्सेस को दिखाया जाता है। तो यहाँ मैन पे सारे फोर्सेस तो नहीं दिखा रहे हैं, हमें सिर्फ अपने काम का चीज़ देखना है कि ये F कैसे एक्ट हो रहा है। तो जो वॉल ने मैन पे फोर्स लगाया है वो मैंने यहाँ F दिखा दिया, F वॉल मैन। ठीक है, ये कुछ इस तरह लग रहा है मैन पे। और इसी को अब वॉल को सेपरेट कर दीजिए तो वॉल पे कौन सी एक फोर्स लग रही है, जो मैन लगा रहा है, F मैन वॉल। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी F होगा। तो ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इन्हीं को कहा जाएगा एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एनी फोर्स कैन बी कॉल्ड एज एक्शन, अदर विल बी कॉल्ड एज रिएक्शन। आप इसको भी एक्शन बोल सकते हैं तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, या इसको एक्शन बोलिए तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, ठीक है। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग ये एफ आ रहा है उसी लाइन के अलॉन्ग भी ये दूसरा वाला भी एफ होगा, ठीक है। एफ वॉल मैन अगर इधर इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है तो इसी लाइन के अलॉन्ग एफ मैन वॉल भी एक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ ये कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट। व्हेन आई से इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। एफ एक्शन इज इक्वल टू एफ रिएक्शन, और वेक्टर फॉर्म में आप इसको माइनस लगा लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे आप? एफ एक्शन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट इस थर्ड लॉ में जो कि डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिएक्शन पेयर हैव टू हैव सेम नेचर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जरूरी चीज़ें जानी कि दोनों, पहली बात इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब चौथा चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। नेचर सेम होने का क्या मतलब है? तो नेचर सेम होने का मतलब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो नेचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था फोर्सेस का, ठीक है, नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या थे? वो बेसिकली चार टाइप के थे। क्या थे? न्यूक्लियर, वीक फोर्सेस, थर्ड क्या था आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और चौथा क्या था? ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर का सेम नेचर होगा, मतलब अगर एक न्यूक्लियर, एक का नेचर न्यूक्लियर है तो दूसरे का नेचर भी न्यूक्लियर होगा। एक का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरे का नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। एक का नेचर ग्रेविटेशनल तो दूसरे का नेचर भी ग्रेविटेशनल होगा, तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो दूसरी ग्रेविटेशनल हो, ठीक है। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया कि हमेशा सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको दो फोर्सेस दे दिया और पूछा जाए कि ये बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। पहले आपको देखना है क्या वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ठीक है, क्या उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर आप देखेंगे क्या उनका नेचर सेम है कि नहीं, क्या दोनों न्यूक्लियर हैं या दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या दोनों ग्रेविटेशनल हैं या दोनों वीक फोर्सेस हैं। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे आप, क्या वो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि गिवन जो फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ठीक है, ये यही वाला चल रहा है अभी। तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, नेचर सेम होगा, एक्ट अलोंग सेम लाइन होंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन फोर्सेस आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ठीक है। तो हमारा जो डेफिनेशन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी थी। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होने चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट उसमें हम लोग लिख लेते हैं। और आगे क्या हम लोगों ने बोला कि सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट होने चाहिए, ठीक है, और नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, चौथा आ जाएगा। फर्स्ट मतलब 2 पॉइंट है एक्चुअली, ये इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फोर्थ फीचर क्या हो जाएगी आपकी? दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट
या ऑपोजिट बॉडीज। ठीक है, ऑपोजिट कहने का कोई मतलब नहीं है बॉडीज में, तो ऑपोजिट टर्म हटा देते हैं, डिफरेंट बॉडीज ही यूज करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्ड लॉ। अब क्योंकि हर एक्शन के लिए रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फोर्सेस नेचर में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर एक कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी F, तो दूसरी बॉडी भी F पहली बॉडी पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगी। ये हम लोग को थर्ड लॉ से इंटरप्रेट किया। इसका मतलब कोई इंडिविजुअल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट जरूर होगा। ठीक है, हो सकता है दूसरे बॉडी पे लग रहा हो, पर होगा जरूर। तो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, अब जो ऊपर हमने समराइज किया था कि क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं इफ अ गिवन पेयर इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इसके बेसिस पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी डायग्राम में कई सारे फोर्सेस बना देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर हैं कि नहीं। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट चेक करना पड़ेगा। क्या क्या चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ठीक, अगर हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर देखना पड़ेगा क्या वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हाँ तो फिर आप देखेंगे क्या वो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि नेचर सेम है कि नहीं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, और इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिए कि नेचर सेम होता है। ये तीन तो आपको मोस्टली दिख जाएंगे, ये चीज़ आपको एक बार थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या दोनों का नेचर सेम है कि नहीं। ठीक है, कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह है वन ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, एक मास m रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे कुछ इस तरह। तो जो जो फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में FBD बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी के आप फिलहाल ये समझिए कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऐसे आते हैं, जब दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगती है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है m मास इस पे लगाएगा N2 के फॉर्म में नीचे की तरफ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, दोनों सरफेस को ढकेलना चाहता है, ये एक पुशिंग फोर्स होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज पुशिंग फोर्स। तो ये क्या करेगा, दोनों सरफेसेस को रिपेल करेगा। तो m मास इस पे जो लगा रहा है N2, और ये सरफेस अर्थ का इस पे लगाएगा N1। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, N1 और N2 इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो N1 एंड N2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने का मतलब कि बोथ शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो N1 की वैल्यू N2 के बराबर हो जाएगी। N1 N2 दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे होंगे। ठीक, तीसरा चीज कि दोनों का नेचर सेम होगा। इस केस में हमेशा कांटेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन किस टाइप की फोर्स होती है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या नेचर होता है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो दे हैव सेम नेचर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और N1 आपका इस मास m पे एक्ट हो रहा है, N2 आपका अर्थ के सरफेस पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, दूसरी सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट हो रही हैं, तीसरी इनका नेचर सेम है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और चौथा कि दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक इस पे एक्ट हो रहा है, एक इस पे एक्ट हो रहा है। अब इसी में कन्फ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट्स में कि जैसे ये m मास है, इस पे एक फोर्स, इसका वेट भी लग रहा है, वेट इज mg, और एक इसका इसने इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाया। तो लोगों को पता है कि सपोज करिए रेस्ट के स्टेट में ही रहता है, तो आप ये जानते हैं कि N1 इक्वल टू mg लिखना पड़ेगा हमें। नेट फोर्स अगर ज़ीरो है, अगर ये रेस्ट के स्टेट में भागे भी रहा, तो आप F नेट क्या लिखेंगे इस पर, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये जो मास था, सरफेस ने इस पे रिएक्शन लगाया था N1, और इसका वेट नीचे एक्ट हो रहा है mg। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या N1 और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। N1 एंड mg एक्शन
रिएक्शन पेयर हैं। कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई करिए। अगर ये बॉडी मास m था, रेस्ट के स्टेट में था पहले भी, और किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या वो अपने आप से चल पड़ता है? नहीं, वो कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। तो ये बॉडी आगे भी रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब इस पे एफ नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो n1 की वैल्यू mg आएगी। इससे mg का डायरेक्शन नीचे, n1 का डायरेक्शन ऊपर। ठीक है, तो n और mg के लिए पहला पॉइंट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, सेकंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जहाँ पर ये ब्लॉक मास रखा हुआ है सरफेस पे, यहीं पर इसका नीचे mg वेक्ट एक्ट हो रहा होगा कांटेक्ट पॉइंट पे, और इसी पॉइंट के अलोंग, इसके सेंटर के अलोंग ही इसका नॉर्मल रिएक्शन भी पास करेगा इसके। ठीक है, इस केस में तो इक्वल एंड ऑपोजिट भी होगा, अलोंग सेम लाइन भी होगा, पर क्या सेम नेचर है? नहीं, सेम नेचर का जो थर्ड पॉइंट आएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि n1 का नेचर आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और mg का नेचर जो आएगा दैट इज ग्रेविटेशनल। एक और चीज़ फेल हो जाएगी इसमें, वो क्या कि दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है एक्ट अलोंग सेम लाइन, ये ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी ट्रू हो सकता है। इस केस में ये ट्रू होगा। ठीक है, सेंटर से ही दोनों पास करेंगे इसके। सो n1 और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, तो अगर n1 और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो फिर mg का रिएक्शन कहाँ गया? ठीक है, n1 एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। n1 का रिएक्शन क्या था? पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था n2 था। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। तो फिर इस mg का रिएक्शन कहाँ होगा? तो इसको ध्यान से समझिए। mg क्या है? mg इस ब्लॉक का वेट है, जो कि, और वेट क्या होता है? फोर्स जो अर्थ लगाती है इस ब्लॉक पे। तो अर्थ जो है इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगा रही है, जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, ये mg इस पे लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसका रिएक्शन भी ये ब्लॉक मास जो है m का अर्थ पे के सेंटर पे लगाएगा mg के ही बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये होगा इसका रिएक्शन, जो कि अर्थ के सेंटर पे एक्ट हो रहा होगा। सो mg इज द फोर्स exerted बाई अर्थ ऑन ब्लॉक। n1 and mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, reaction of mg will be, reaction of mg is force exerted by mass m on earth। ठीक है, अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? mg एक्टिंग एट अर्थ सेंटर, सेंटर पे ऊपर की तरफ mg लग रहा होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये ब्लॉक, इस मास जो m मास का ब्लॉक है, ये अर्थ के सेंटर पे mg फोर्स लगाएगा, और ये mg इस mg का, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे आपस में। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल को mg से एक्शन रिएक्शन पेयर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। ये अर्थ लगा रहा है इस ब्लॉक पे, और ब्लॉक लगा रहा है अर्थ पे सेंटर पे। ठीक है, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक मास पे लग रहा है और दूसरा अर्थ के सेंटर पे लग रहा है, दोनों अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम लाइन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है, अब इसी को टू ब्लॉक सिस्टम से भी थोड़ा सा सेम चीज़ है, अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। अब इस बार अर्थ के सरफेस पे दो मास रखे हुए हैं, m1 और m2। ठीक है, सारे सरफेसेज स्मूथ हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो क्या होगा, एक कांटेक्ट यहाँ पर है इस दो ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा n2 ये इस पे n2 लगाएगा ऊपर, ऊपर वाला
M1 ब्लॉक पे लगाएगा, N2 नीचे की तरफ देख पा रहे हैं आप, ये भी N2 होगा, ये भी N2 होगा, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ठीक है। सिमिलरली एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है अर्थ के साथ इसका M1 का, तो अगर इन दोनों के बीच क्या एक्ट हो रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 और N1, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसका मास, इसका वेट जो होगा M2 का, M2 जो इस पे नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा, और ये M1 मास है, इसका वेट इसके ऊपर M1G लगेगा, अर्थ दोनों पे रिस्पेक्टिवली इनके वेट से खींचेगी इन्हें अपनी तरफ। ठीक है। तो N1 इज द एक्शन रिएक्शन पेयर एक्टिंग बिटवीन M2 एंड M1। देखो N1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सॉरी N1 ये वाला है, नीचे वाला। तो N1 किन के बीच हो रहा है, अर्थ के सरफेस और M1 ब्लॉक पे। ठीक है, बिटवीन M1 एंड अर्थ सरफेस, ये हो जाएगा N1, ये एक्शन ये रिएक्शन, या ये एक्शन ये रिएक्शन। ठीक है। N2 किन के बीच एक्ट हो रहा है, N2 एक्ट हो रहा है M2 और M1 के बीच में। तो N2 इज द एक्शन रिएक्शन पेयर एक्टिंग बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, रिएक्शन ऑफ M1G विल बी एट अर्थ सेंटर इक्वल टू Mg। ठीक है, M1G अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा। जैसे ये था, सपोज करिए ये M1 था, ये नीचे वाला M1 है, ये दिस इज M2, दिस इज M1, और फर्ज करिए कि ये आपका सेंटर है अर्थ का, तो यहाँ पर M1G लगेगा, जो कि ये M1G इस अर्थ को खींचेगा ऊपर की तरफ, और सिमिलरली रिएक्शन ऑफ M2G विल बी एट अर्थ सेंटर, इसका रिएक्शन भी अर्थ के सेंटर पे ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2G। ठीक है। इसको दूसरे कलर से समझ लेते हैं। ये M2 अर्थ के ऊपर M2G लगाएगा। ठीक है। अर्थ इनके ऊपर इसको M2G से नीचे खींच रही थी, और इसको M1G से नीचे खींचेगी। ठीक है। तो ये M1G और ये M1G एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ये M2G और ये M2G एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी दो फोर्सेस के बीच में चेक कर सकते हैं कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। क्या क्या देखना होगा, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, फिर देखेंगे क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे पहले ही कि क्या नेचर सेम है कि नहीं, क्या दोनों ग्रेविटेशनल हैं या दोनों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, या वीक फोर्सेस हैं, या ग्रेविटेशनल हैं, दोनों सेम होने चाहिए। फिर देखेंगे क्या सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन आप कह सकते हैं कि गिवन पेयर जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ठीक है। M1G कौन सा टाइप है फोर्स का, ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, ग्रेविटेशनल। वहीं पर N1 और N2 का क्या नेचर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने आपको कहा ना, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। N2 के लिए भी क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। तो ये थे हमारे 3 लॉ। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।